ऊंचे ऊंचे हिमालय के बीच बसा हुआ नेपाल हमेशा से एक रहस्यमय जगह रहा है। यहाँ की ऊंचाई और प्राकृतिक सुंदरता ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया है। पुराने रिवाजों, रंगीन संस्कृति और दिल थाम लेने वाले नजारों का देश। यहाँ की हर गली और हर कोना एक कहानी कहता है। सदियों तक ये एक गर्वीला और आजाद राजशाही रहा। यहाँ के महल और गांव आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। ऐसे राजाओं द्वारा शासित जिन्हें लोग भगवान मानते थे। उनकी शक्ति और करुणा ने लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। 1768 में स्थापित हुई शाह राजवंश ने इस खूबसूरत जगह पर राज किया। इस राजवंश ने नेपाल को एकजुट और मजबूत बनाए रखा। इसके राजा बहादुर योद्धाओं के वंशज नेपाली इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। उनकी वीरता और नेतृत्व ने नेपाल को सुरक्षित रखा। दुनिया इस दूर दराज के राजशाही को हैरानी से देखती थी। नेपाल की अनोखी संस्कृति और परंपराओं ने सभी को मोहित किया। इसके अनोखे हिंदू और बौद्ध धर्म के मिश्रण से लोग अचंभित थे। यहाँ की धार्मिक विविधता ने इसे और भी खास बना दिया। राजा राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, अपने लोगों के प्यार और सम्मान के हकदार थे। उनकी उपस्थिति ने लोगों को एकजुट रखा। उन्हें नेपाल की आजादी और पुराने रिवाजों का रक्षक माना जाता था। उनकी भूमिका ने नेपाल की पहचान को बनाए रखा। लेकिन शाह राजवंश भी बदलते वक्त से अछूता नहीं था। समय के साथ नेपाल में भी बदलाव की लहर आई। जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई, नेपाल खुद को एक दौराहे पर पाया। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती बन गया। राजा बीरेंद्र बियर बिक्रम शाहदेव 1972 में राजगद्दी पर बैठे। शांत और गंभीर और प्रगतिशील विचारों वाले, उन्हें एक ऐसा राष्ट्र विरासत में मिला जो बदलाव के कगार पर था। बीरेंद्र ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखते हुए नेपाल का आधुनिकीकरण करना चाहा। उन्होंने लोकतांत्रिक सुधार लाए, शिक्षा का विस्तार किया और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। नारायणहिटी पैलेस की आलीशान दीवारों के भीतर शाही परिवार रहता था। विशेषाधिकार और रीति रिवाजों की दुनिया फिर भी पारिवारिक उलझनों से अछूती नहीं थी। युवराज दीपेंद्र, बीरेंद्र के सबसे बड़े बेटे, उत्तराधिकारी थे। बुद्धिमान और आकर्षक युवक अपनी कंधों पर उम्मीदों का बोझ ढो रहे थे। 20वीं सदी के अंत ने नेपाल में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। वैश्वीकरण की हवाएं देश में बहने लगीं, अपने साथ नए विचार और आकांक्षाएं लेकर। लोकतंत्र की मांग तेज हुई, पारंपरिक सत्ता संरचना को चुनौती दी। बदलते समय को पहचानते हुए राजा बीरेंद्र ने 1990 में संवैधानिक सुधार पेश किए। नेपाल एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, जिसमें राजा एक निर्वाचित सरकार के साथ सत्ता साझा करते थे। हालांकि राजशाही और राजनीतिक दलों के बीच तनाव बना रहा। 1994 में शुरू हुआ माओवादी विद्रोह ने देश को और अस्थिर कर दिया। राजनीतिक अनिश्चितता की इस पृष्ठभूमि के बीच एक अकल्पनीय त्रासदी होने वाली थी। एक ऐसी त्रासदी जो शाह राजवंश की नींव हिला देगी। 1 जून 2001 की शाम नारायणहिटी पैलेस के भव्य हॉल में किसी भी अन्य शाम की तरह लग रही थी। शाही परिवार अपने साप्ताहिक रात्रिभोज के लिए इकट्ठा हुआ, जो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा थी। हवा में मसालों की खुशबू थी, गलियारों में हंसी गूंज रही थी और गिलासों की खनक बातचीत को रोक रही थी। यह गर्मजोशी पारिवारिक सौहार्द और सामान्यता का दृश्य था, जो सतह के नीचे चल रहे तूफान को झुठला रहा था। हालांकि युवराज दीपेंद्र अपने सामान्य स्वभाव के नहीं थे। उनका व्यवहार अनिश्चित था, उनकी बातें अस्पष्ट थीं। वे अलग थलग लग रहे थे, अपने ही विचारों की दुनिया में खोए हुए थे। कुछ ने उनके व्यवहार के लिए शराब को जिम्मेदार ठहराया, दूसरों ने उनके भीतर एक गहरे उथल पुथल को महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि युवराज एक भारी बोझ ढो रहे थे। भाग 5। खामोशी में डूबा महल, नरसंहार शुरू होता है। यह एक ऐसी रात थी जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। उस भयावह रात के बाद जो घटनाएं घटीं, वे एक भयावह खामोशी में डूबी रहीं। महल के हर कोने में एक अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कि समय ने खुद को रोक लिया हो। जो एक पारिवारिक रात्रिभोज के रूप में शुरू हुआ, वह रक्तपात में बदल गया। अकल्पनीय आतंक का दृश्य। हंसी और बातचीत की जगह चीखें और दर्द ने ले ली। दीपेंद्र ने कई तरह के हथियारों से लैस होकर अपने ही परिवार पर गोलियां चला दी।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह किसी और ही दुनिया में हो। महल की दीवारें, जो कभी हंसी से गूंजती थीं, अब गोलियों की आवाज से गूंज रही थीं। हर गोली के साथ महल की शांति और सुंदरता टूटती जा रही थी। राजा बीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या गिरने वालों में सबसे पहले थे। उनकी आंखों में अविश्वास और दर्द साफ झलक रहा था। अपने बेटे के लिए रुकने की उनकी दलीलों का कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि दीपेंद्र एक जानलेवा क्रोध में डूबे हुए अपना तांडव जारी रखे हुए थे। उनकी दलीलें महल की दीवारों में गूंजती रहीं, लेकिन दीपेंद्र के कानों तक नहीं पहुंची। राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति और शाही परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं बख्शा गया। हर कोई उस रात की भयावहता का शिकार बना। नरसंहार तब तक जारी रहा जब तक दीपेंद्र ने अपनी अकल्पनीय हिंसा का कार्य पूरा करके बंदूक खुद पर नहीं कर ली। उसकी अंतिम चीख महल की दीवारों में गूंजती रही, एक भयानक याद के रूप में। भाग 6, त्रासदी का ताज, दीपेंद्र का क्षणिक शासन। नरसंहार की खबर ने पूरे नेपाल और दुनिया में सदमे की लहरें भेज दीं। अविश्वास और दुहक ने देश को जकड़ लिया। कैसे एक प्यारा राजकुमार, भविष्य की आशा का प्रतीक, ऐसा जघन्य कृत्य कर सकता है? आधिकारिक स्पष्टीकरण ने दीपेंद्र के कथित नशे और गुस्से के दौरे की ओर इशारा किया। हालांकि कई लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि जिस सज्जन राजकुमार को वे जानते थे, वह इतनी क्रूरता करने में सक्षम था। नरसंहार के बाद दीपेंद्र जीवन से चिपके हुए को राजा घोषित किया गया। यह त्रासदी द्वारा चिह्नित एक शासन था। एक राजा अपनी मृत्युशैया पर। 3 दिन बाद वह अपने खुद के दिए घावों के कारण दम तोड़ दिया, खून खराबे और अनुत्तरित प्रश्नों की विरासत छोड़ गया। भाग 7, जवाबों की तलाश, जांच और उसके साए। नरसंहार की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया। हालांकि इसके निष्कर्ष, जो बड़े पैमाने पर आधिकारिक बयान की पुष्टि करते थे, कई लोगों को संतुष्ट करने में विफल रहे। कई लोगों का मानना था कि आयोग की रिपोर्ट अधूरी थी, जिसमें महत्वपूर्ण विवरणों का अभाव था। पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है, ऐसी फुसफुसाहट होने लगी। महल, जो कभी पारदर्शिता का प्रतीक था, अब रहस्यों का किला बन गया था। ऐसा लग रहा था कि उस रात की घटनाएं हमेशा के लिए रहस्य में डूबी रहेंगी। आधिकारिक स्पष्टीकरण, हालांकि कुछ लोगों ने स्वीकार किया, ने कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया। नेपाल अभी भी सदमे से उभर रहा है, दुख, भ्रम और गहरे नुकसान की भावना से जूझ रहा था। भाग 8, प्यार और नुकसान, देवयानी राणा सिद्धांत। सामने आई कई साजिश के सिद्धांतों में सबसे ज्यादा चर्चित सिद्धांत युवराज दीपेंद्र के देवयानी राणा के प्रति प्रेम के इर्द गिर्द घूमता था। देवयानी, एक प्रभावशाली भारतीय शाही परिवार की सदस्य, को कथित तौर पर राजमाता ने अनुपयुक्त माना था। यह अफवाह थी कि दीपेंद्र देवयानी से बेहद प्यार करते थे और इस रिश्ते को लेकर अपने परिवार से उनका झगड़ा हुआ था। यह सिद्धांत, हालांकि असत्यापित, कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। इसने एक युवा राजकुमार की तस्वीर पेश की जो एक निषिद्ध प्रेम से निराशा में चला गया था। इस कहानी में नरसंहार एक बेहुदा हिंसा का कार्य नहीं था, बल्कि एक प्रेम कहानी के गलत होने का दुखद अंत था। भाग 9, एक त्रासदी की विरासत, नरसंहार के बाद नेपाल। यह एक ऐसा समय था जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। नेपाल शाही नरसंहार ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। समाचार चैनलों और अखबारों ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया, जिससे वैश्विक समुदाय में गहरा आघात पहुंचा। यह एक कठोर अनुस्मारक था कि महलों की दीवारों के पीछे भी त्रासदी आ सकती है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सत्ता और सुरक्षा की परिभाषा कितनी नाजुक हो सकती है। नरसंहार ने नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। संसद में बहसें और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई, जिससे देश में एक नई दिशा की मांग उठी। राजशाही, जो पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता से कमजोर थी, ने अपना शेष नैतिक अधिकार खो दिया। राजा और उनके परिवार के प्रति जनता का विश्वास टूट गया। इस त्रासदी ने माओवादी विद्रोह को और हवा दी, जिससे देश अराजकता में और गहराई तक डूब गया। विद्रोहियों ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत की। राजा ज्ञानेंद्र बीरेंद्र के भाई सिंहासन पर बैठे। उन्होंने एक कठिन समय में राजशाही की बागडोर संभाली। हालांकि उन्हें राजशाही की छवि को बहाल करने में एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा।
जनता का असंतोष और विद्रोहियों का दबाव उनके शासन को चुनौती देता रहा। 2008 में राजशाही को समाप्त कर दिया गया और नेपाल एक गणराज्य बन गया। यह एक नए युग की शुरुआत थी जिसमें जनता की आवाज को प्रमुखता दी गई। शाह राजवंश, जिसने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक नेपाल पर शासन किया था, का अंत हो गया। यह एक युग का अंत था जिसने देश के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। नरसंहार नेपाल के इतिहास में एक काला अध्याय बना हुआ है जो सत्ता की नाजुकता और अनसुलझे संघर्षों के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि इतिहास से सबक लेना कितना महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।